अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और सीटेट यूपीटेट या फिर किसी भी स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट सन 2021 के लिए उर्दू के ऐन सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी के सभी टॉपिक चैप्टर वाइज डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग ये सभी वीडियोस देख लेंगे तो 30 में से 30 नंबर दिलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रही बात इन वीडियोस की पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी आपको दस्तयाब करा दी जाएगी। कैसे? उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। अब देखिए, सीटेट का जो इम्तिहान है बहुत ही ज़्यादा करीब है और आप लोगों के पास वक्त कम है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं MM अली हैदरी आप लोगों के लिए उर्दू पेडागोजी के मैराथन क्लासेस को लाने का इरादा किया हूँ। इससे पहले एक क्लास मैराथन की आप लोगों को पेश की जा चुकी है। आज हम लोग मैराथन की दूसरी क्लास को डिस्कस करेंगे। पहली क्लास को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें। तो अगर आप हमारी चैप्टर वाइज जो वीडियो सीरीज़ चल रही है, अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, वक्त की कमी है और आप जल्दबाजी में हैं, तो हमारा जो उर्दू पेडागोजी का मैराथन है जो कि 3 या 4 वीडियोस पे बेस्ड होगा, उसे देख लेंगे तो आप सीटेट में 25+ स्कोर कर सकते हैं। तो उर्दू मैराथन का दूसरा क्लास चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए। लैंग्वेज की क्लास रूम में जब टीचर लिखने की शुरुआत करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहना चाहिए, यानी कि जो टॉपिक है उसके बारे में बच्चे तार्किक रूप से चिंतन करें और जो नए विचार हैं उनको इकट्ठा करें, एकत्रित करें, या तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए इक्तबास को नकल करने के लिए कहे, यानी कि कोई टॉपिक पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे और जो इक्तबास है, जो पैसेज है, उसको वो नकल करे, या तलबा से मुख्तलिफ इक्तबास पढ़ कर स्कूल आने के लिए कहे कि आप बहुत सारे जो पैसेजेस हैं उसको घर से पढ़ के आइए, या तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहे। तो जब कभी भी क्लास रूम में लिखने की शुरुआत करनी चाहिए तो एक टीचर को स्टूडेंट से ये कहना चाहिए कि वो टॉपिक से रिलेटेड लॉजिकल थिंकिंग करें और जो नए आइडियाज़ उनके मन में हैं उनको इकट्ठा करें, यानी कि मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए एक टीचर को कहना चाहिए ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल यह है कि ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, एक ही स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है उसे हमें ढूंढना है। पहला है बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। क्या ये बात सही है? गलत बात है, क्योंकि अगर आप लोग चौमस्की के भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें तो चौमस्की ने अपने भाषा विकास के सिद्धांत में ये कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं कह रहा है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि जब बच्चे घर पे होते हैं 5 या 6 साल की उम्र तक, वो घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, तब भी उनके पास लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चे घर पे ही ज़बान सीख चुके होते हैं, स्कूल आकर नहीं सीखते हैं, तो इसलिए ये वाला गलत है। चौथा देख लीजिए, बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं। जी नहीं दोस्तों, मुख्तलिफ वसाइल से नहीं, बल्कि हर बच्चे में ज़बान सीखने की जो सलाहियत होती है वो पैदाइशी होती है। जैसा कि चौमस्की का कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वही कथन यहाँ पे उर्दू में है, यानी कि यही वाला जो
हमारा बयान है वो दुरुस्त है, बाकी दुरुस्त नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि दर्ज झेल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तख्लीकी महारत यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। दोस्तों अगर मैं लैंग्वेज स्किल की बात करूं तो लैंग्वेज स्किल 4 होती हैं, जिसको हम लोग LSRW के रूप में याद कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ये 4 स्किल होती हैं। लेकिन जो स्किल के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। स्किल जो होती है, एक होती है रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल और दूसरी होती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल को हम लोग वसूल करने की महारत कहते हैं, जबकि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल को हम तख्लीकी महारत कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि वसूल करने की महारत कौन है और तख्लीकी महारत कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल की बात करें तो लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, ये दोनों जो हैं वो आपकी वसूल करने की महारत हैं। वसूल करने की महारत कौन है? पढ़ना और सुनना, ठीक है, ये दोनों आपकी वसूल करने की महारत हो गई। जबकि अगर मैं बात करूं बोलना और लिखना की, तो ये दोनों जो हैं वो आपकी तख्लीकी महारत हैं, ठीक है। बोलना और लिखना तख्लीकी महारत हो गई, सुनना और पढ़ना वसूल करने की महारत हो गई। आपसे पूछा जा रहा है तख्लीकी महारतों में शुमार किसका होता है? तो बोलना और लिखना का। आई बात समझ में? तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लेते हैं कि सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर किया जाता है। जब हम सबक की बात करते हैं तो उसमें जब हम वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या निसाबी किताब यानी कि जो सिलेबस की बुक है उसमें और सबक में यानी कि लेसन में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है इसलिए करते हैं, या फिर यह निसाबी किताब को जाजिब यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है, या यह जामिद तस्वुरात को समझने में माविन होते हैं, या सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। तो सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि तस्वीर जामिद तस्वुरात को समझने में मददगार होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल यह है कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तो अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए बच्चे में फीलिंग्स होनी चाहिए, यानी कि तअस्सुराती जो पहलू है उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अगर आपको एक बच्चे को अच्छा मुसन्निफ बनाना है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल यह है कि तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फैसला किया कि उन्हें काम दे। पहले नज़्म पढ़ाती है टीचर, फिर उन्हें काम देने का फैसला करती है। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हों? ठीक है, नज़्म पढ़ाने के बाद उसे कौन सा काम देना चाहिए जिससे बच्चे पूरी सरगर्मी से शरीक हों? पहला काम है बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए, या बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए, या बच्चों से पूरी नज़्म हर्फ ब हर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए, या बच्चों से नज़्म में आए नए अल्फाज की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक टीचर की, टीचर सबक पढ़ाने के बाद, नज़्म पढ़ाने के बाद अगर वो एक्टिविटी देना चाहती है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें सभी बच्चे शामिल हों, तो उसको चाहिए कि वो बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहे। यहाँ पे हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ें अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि दूसरी जमात के उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद करें, या फिर मौजूदा
सियाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में क़यास करें, या फिर तलबा तमाम नए अल्फाज के लिए मुश्किल लुग़त देखें, या फिर तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानज़द कर लें और फिर उनके मानी याद करें। तो अगर आपको ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि वोकैबलरी बच्चों की बढ़ानी है तो आप क्या कीजिए, बच्चों को जो मौजूदा सियाक है उसमें नए अल्फाज के मानी के बारे में क़यास करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए, गेस लगाने के लिए कहिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल है कि दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वह इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश कर रहा है, क्या सुनने की सलाहियत जांचने की कोशिश कर रहा है, बोलने की, पढ़ने की या फिर लिखने की। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले टीचर बहुत सारे हरकत व सकनात के साथ एक्टिंग करके, हाथ के इशारे करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है और फिर तलबा से कहता है कि उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें। तो टीचर चेक करना चाह रहा है कि बच्चों की जो बोलने की सलाहियत है वो कैसी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सुनने की सलाहियत टीचर चेक कर रहा है, सुनने की सलाहियत नहीं बल्कि बोलने की सलाहियत चेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर टीचर कहता कि जो मैंने कहानी सुनाई उसको ज्यों का त्यों बयान ही सुनाओ, तब वो सुनने की सलाहियत को चेक करता। लेकिन टीचर कह रहा है कि इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा सुनाओ, यानी कि तुम अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो कहानी सुनाने में। तो इस तरह से टीचर जांच करने की कोशिश कर रहा है बोलने की सलाहियत। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का क्या मतलब है। तो क्लासरूम की दीवारों पे हम बेहतरीन तस्वीर इसलिए लगाते हैं ताकि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बच्चों के सामने हो, यानी कि पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पे चस्पा करना, यही बेहतरीन तस्वीर होने का क्लासरूम की दीवारों पर मतलब है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को कहते हैं। डिसकैलकुलिया रियाजती ख़राबी यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कहते हैं। डिसग्राफिया जो होता है वो आपका लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में दिक्कत या परेशानी। सवाल ये है कि रिपोर्ट तहरीर करने के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे तकसीम करता है, यानी कि पेपर में जो न्यूज़ छपी है उसकी कटिंग बच्चों को बांटता है। वो तलबा से इन रिपोर्टों को पढ़ने और मुशाहिदात लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे क्या हैं? टीचर अखबार की कटिंग बच्चों को बांटकर उसको पढ़ के और देख के उससे अपने व्यूज़ यानी कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों से लिखने के लिए कहता है। तो क्लासरूम में ये जो तराशे बांटे गए हैं, पेपर की कटिंग बांटी गई हैं, ये क्या है? क्या तदरीस के लिए इमदादी सामान है, आमोजिश के लिए इमदादी सामान है, तदरीसी आमोजिशी मवाद हैं, या फिर तदरीसी तरीका और हिकमत अमली है। तो दोस्तों क्लासरूम में जब कभी भी हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी जो टीचिंग है वो प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव होती है, तो उसको हम TLM यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जिसको उर्दू में तदरीसी आमोजिशी मवाद कहा जाता है। तो पेपर की कटिंग जो क्लासरूम में टीचर ने बांटी थी वो तदरीसी आमोजिशी मवाद था। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में ज़बानों के कितने ख़ानदान हैं। तो हिंदुस्तान में ज़बानों के 4 ख़ानदान हैं। अगला सवाल ये कि ज़बान की तदरीस के किस तरीके ने ज़बान के क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया, यानी कि किस तरीके में हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं,
क्या वो रास्त तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड है, समय लसानी तरीका यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इस्तिज़राकी तरीका है या फिर फितरी तरीका है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट जो मेथड होता है लैंग्वेज का, उसमें हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। जो टारगेट लैंग्वेज है सीधे उसी को पढ़ा देते हैं। तो ज़बान की तदरीस में जो रास्त का तरीका है, इस तरीका ने क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है। अगला सवाल ये कि ज़बान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है। इस तरह के तरीक़ेकार को नाम दिया जा सकता है। ज़बान पढ़ा रहा है, लैंग्वेज पढ़ा रहा है, लेकिन एग्जाम्पल वो साइंस और सोशल साइंस से दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम दरसियात से परे ज़बान कहेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि जिस मुतालिया में आमोजिश गार को मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होने और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग़ देना शामिल हो, वो होता है। यानी कि किस मुतालिया से हम जो लर्नर्स हैं उसको पैसेज पढ़ने में मज़ा और साथ ही साथ जो रीडिंग स्किल है उसके डेवलपमेंट करवाते हैं। तो दोस्तों तौसीई जो मुतालिया होता है, जिसको हम लोग व्यापक अध्ययन यानी कि एक्सटेंसिव स्टडीज़ इसको कहते हैं, उसमें क्या होता है? मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग़ दिया जाता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि लिखना एक डैश है और डैश नहीं है। तो लिखना एक अमल है और नतीजा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि तलबा के लिखने की महारतों की जांच के दौरान टीचर सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? अगर एक टीचर ये चाहता है कि बच्चों की राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन करे तो उसको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? मुरस्सा ज़बान के इस्तेमाल पर यानी कि मिनिमम लैंग्वेज के यूज़ पर, या फिर सही इमला पर, या फिर कवायद के एतबार से जुमलों के दुरुस्त साख्त पर, या फिर ख़यालात के इजहार पर। तो जब कभी भी राइटिंग स्किल की जांच हो तो टीचर को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ख़यालात के इजहार पर। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि पढ़ने से पहले के काम क्या होते हैं? पढ़ने से पहले के काम क्या मुश्किल अल्फाज के मानी बताने के लिए होते हैं, मतन में जो मुस्तमिल कवायद हैं उनकी वजाहत करने के लिए, तलबा की पढ़ने की समझ को जांचने के लिए, या फिर मतन के बारे में तलबा की साबिक़ा मालूमात को यानी प्रीवियस नॉलेज को ताज़ा करके उन्हें तैयार करना। तो पढ़ने से पहले का काम होता है कि पैसेज के बारे में बच्चों को प्रीवियस नॉलेज दें और उन्हें तैयार करें। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल यह है कि आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का जिक्र है? तो 22 ज़बानों का जिक्र है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगला सवाल है कि ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का बहुत अहम रोल है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं लैंग्वेज लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ये बात किसकी है? तो ये जो बयान है वो लेव वाइगोस्की का। लेव वाइगोस्की ने अपना सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि समाजी सकाफती नज़रिया दिया और उसमें उन्होंने 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया। एक तो उन्होंने बताया समाज यानी कि जो मुआशरा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया ज़बान और साथ ही साथ आपकी जो सकाफ़त। तो इन 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था वाइगोस्की ने। इसीलिए इस सिद्धांत को हम कहते हैं समाजी सकाफती सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने ZPD दिया। ZPD का मतलब क्या होता है? जो आपकी मुमकिना सलाहियत होती है और जो आपकी हकीकी सलाहियत होती है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि कुर्ब नशोनुमा का इलाका कहते हैं। और वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान बंदी का एक कंसेप्ट दिया। तो मचान बंदी क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। छोटे बच्चों को बड़ों के द्वारा जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पे उस हेल्प को हटा लिया जाता है उसको मचान बंदी यानी कि स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया जिसको हम प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं यानी कि निजी तकरीर। तो ये प्राइवेट स्पीच क्या होती है? कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने आप में ही खुद से बात करते हैं
तो जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो वाइगोस्की उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। कहा जा रहा है कि अपनी मादरी ज़बान में किसान पर लिखी गई नज़्म को अपने असातिज़ा और दोस्तों को सुनाओ। उर्दू की दर्स किताब में ये सवाल किस चीज़ की पहचान करता है, किस चीज़ का मौका देता है? दर्जा में बच्चों को नज़्म गाने का मौका देता है या फिर दर्जा में कसीर लिसानियात को बढ़ावा देता है, वक्त गुजारी का अच्छा ज़रिया या फिर लुत्फ़ अंदोज़ होने का एक वसीला है। दोस्तों, अगर किसी बच्चे से कहा जा रहा है कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई पोएम को अपने टीचर्स को और अपने दोस्तों को सुनाओ, तो अगर ये सवाल किसी भी पाठ्य पुस्तक में है तो सवाल किस चीज़ को बढ़ाता है? तो ये सवाल जो है वो दर्जा में कसीर लिसानियात को यानी कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है। बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल ये कि लिखने की महारत की नशोनुमा सुनने, बोलने और पढ़ने के साथ होना चाहिए। ये जो नज़रिया है क्या मुकम्मल गलत है, मुकम्मल सही है या फिर थोड़ा सा सही या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही बात है। जो लैंग्वेज स्किल होती है ना, चारों लैंग्वेज स्किल को एक ही साथ हमें नशोनुमा देना चाहिए, यानी कि लिखने की महारत की नशोनुमा सुनने, बोलने और पढ़ने के साथ होनी चाहिए। ये नज़रिया मुकम्मल दुरुस्त है। बी वाला जो ऑप्शन है सही है। अगला सवाल ये है कि बच्चे ज़बान बेहतर तरीके से सीखते हैं जब बच्चे कब लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाएंगे? जब उनके पास मुतअद्दिद दर्सी कुतुब यानी कि विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हों या फिर खुशहाल लिसानी माहौल यानी कि समृद्ध भाषिक वातावरण हो, जिसको हम लोग रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट कहते हैं, वो हो, या फिर सहल अदब का चुनाव हो यानी कि आसान साहित्य का चुनाव, या फिर इम्तिहानात का इनकाद यानी कि परीक्षाओं का आयोजन। तो बच्चे बेहतर ज़बान सीखेंगे जब खुशहाल लिसानी माहौल हो, समृद्ध भाषिक वातावरण हो। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि जूनियर सतह पर गैर उर्दू ज़बानों को दर्सियात में शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए जूनियर लेवल पे गैर उर्दू ज़बानों को? अगर उर्दू मीडियम का क्लास है तो उसमें हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्यों शामिल किया जाना चाहिए? क्या ज़बान की मुतफर्रिक रंगीनियों से आशना हो सकें बच्चे इसलिए, या फिर गैर उर्दू अदब से बच्चे आशना हो सकें, या फिर तहज़ीब व तमद्दुन यानी कि संस्कृति और सिविलाइजेशन से वाकफियत हासिल कर सकें, या फिर मिन दर्जा बाला सभी। तो दोस्तों, अगर हम गैर उर्दू ज़बानों को दर्सियात में शामिल करेंगे तो बच्चे ज़बान की जो विभिन्न प्रकार की रंगीनी है उसे भी जान पाएंगे और उसके साहित्य को और समाज और संस्कृति से भी वाकफियत हासिल कर पाएंगे, यानी कि मिन दर्जा बाला सभी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कि बुनियादी सतह पर अंग्रेज़ी पढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? अगर मैं बात करूं प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर अगर अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करना है, या फिर बरतानवी लहजे में अंग्रेज़ी बोलना है, या इम्तिहानात में अच्छे नंबरात स्कोर करना, या फिर अंग्रेज़ी के ग्रामर को जानना है? तो बुनियादी सतह पर अगर हम अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ज़िंदगी के विभिन्न परिस्थितियों में अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा। अगला सवाल की क्लास पंचम का एक उस्ताद ग्रामर सिखाने का मंसूबा बना रहा है। ठीक है, क्लास 5 में पढ़ाने वाला टीचर बच्चों को ग्रामर पढ़ाना चाहता है। ग्रामर की तालीम के लिए मिन दर्जा झेल में से कौन सी अच्छी हिकमत अमली होगी, कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी? पहला हिकमत अमली के तौर पर तनाजुर में ग्रामर को रिवाज देना यानी कि संदर्भ में व्याकरण को रिवाज देना, या फिर तलबा से ब्लैक बोर्ड से कवायद को ग्रामर को एहतियात से नोट डाउन करने के लिए कहना, या फिर मिसाल के साथ कवायद की वाज़ेह वजाहत देना, या तलबा से ड्रिल का काम यानी कि ड्रिल वर्क सीखने के लिए कहना। तो दोस्तों, जब भी कभी
आपको ग्रामर की बात आए और पूछे कि ग्रामर पढ़ाने में कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, तो हमेशा आपका जवाब होना चाहिए इंडक्टिव मेथड, यानी कि इस्तिक़राई तरीका। इस्तिक़राई तरीका में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर रूल बनाया जाता है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो ग्रामर पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी हिकमत अमली होगी, मिसाल के साथ कवायद की वाज़ेह वजाहत देना, पहले एग्जाम्पल देना फिर कवायद को एक्सप्लेन करना, ये सबसे अच्छी हिकमत अमली होनी चाहिए ग्रामर पढ़ाने के लिए। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि एक टीचर अपनी क्लास में खुशहाल लिसानी माहौल बनाना चाहती है, उसे क्या करना चाहिए? समृद्ध भाषिक वातावरण बनाना चाहती है, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट बनाना चाहती है, तो क्या उसे अपनी क्लास में ज़बान की लैब बनानी चाहिए या फिर वालिदैन को खेल के सामान खरीदने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, मौके फराहम करना चाहिए जहाँ पे बच्चे ज़बान देखें, महसूस करें और इस्तेमाल करें, या फिर हम जमातों में हम उम्र अफराद के साथ गुफ्तगू करते हुए तलबा को सिर्फ उर्दू इस्तेमाल करने को कहना चाहिए। तो खुशहाल लिसानी माहौल क्या होता है? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना, बातचीत करने का, विचारों के आदान प्रदान करने का। तो जब हम एज ए टीचर चाहते हैं कि हम रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट बनाएं, तो हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मौके फराहम करना चाहिए जहां पे बच्चे ज़बान देखें, महसूस करें और इस्तेमाल करें। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि एक हिंदी बोलने वाले उस्ताद प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं जो राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में वाक़ है, चूँकि वह मकामी ज़बान नहीं जानती हैं इसलिए उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे क्या करना चाहिए? एक हिंदी बोलने वाली टीचर है, वो राजस्थान के दूर दराज इलाके में चली गई है, उसकी पोस्टिंग हो गई है और वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानती है, उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे हिंदी बोलने वाले इलाके में पोस्टिंग हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर मेयारी हिंदी ज़बान को यानी कि स्टैंडर्ड हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, या फिर दरसी किताब यानी कि टेक्स्ट बुक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या फिर तदरीस के दौरान बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर टीचर वहाँ उसको दिक्कत महसूस हो रही है मुकामी लैंग्वेज में, तो उसे क्या करना चाहिए? जो बच्चे की ज़बान है ना, उसको एज ए रिसोर्स यानी कि बतौर वसीला इस्तेमाल करना चाहिए। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है कि तलबा की तहरीर का अंदाज़ा कद्र में सबसे अहम बात क्या है? तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की राइटिंग स्किल का इवैल्यूएशन करें, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसके तअस्सुरात और नज़रियात पर, ठीक है, उसकी फीलिंग्स और उसके आइडियाज़ पर जब हम तवज्जो देंगे तभी उसके तहरीर का अंदाज़ा कद्र कर पाएंगे। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि मुअल्लिम बच्चों को जानवरों की कहानी सुनाता है। बच्चे जब भी किसी जानवर का नाम सुनते हैं तो उसकी आवाज़ निकालते हैं। इस तरीक़ेकार को क्या नाम दिया जा सकता है? जैसे ही टीचर किसी भी जानवर का नाम बोलता है, बच्चे उसी जानवर की आवाज़ निकालते हैं, तो इस तरीक़ेकार को हम क्या कहेंगे? TPR कहेंगे, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स जिसको कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि जब नन्हे आमोज़गार किसी सबक में दिलचस्पी से महरूम हो जाते हैं तो असातिज़ा को चाहिए, जब लिटिल लर्नर, जब शिक्षार्थी किसी भी सबक में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? कोई कहानी सुनाएं या कोई दिलचस्प सरगर्मी अंजाम दें, या फिर उन्हें कुछ देर खामोश बैठने के लिए कहें कि बच्चों आपको मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चुपचाप बैठ जाओ, या फिर उन्हें कहें कि बाहर जाओ और बच्चों थोड़ा सा खेल लो, या फिर उनसे कहें कि चलो तुम लोग बोर हो रहे हो, पसंद नहीं आ रहा है, क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा सो लो। आप क्या कहेंगे? जब नन्हे आमोज़गार, जब शिक्षार्थी सबक में इंटरेस्ट न लें, तो आप उन्हें पहले कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए और फिर कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराइए। एक्टिविटी से और अच्छी कहानी से बच्चे दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला सवाल कि ग्रुप प्रोजेक्ट नशोनुमा में माविन है। जो ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरह से मददगार है? क्या आला सतह की ख्वाहिश को हासिल करने के लिए मददगार है? बाहमी ताउन यानी कि एक दूसरे से मिल के काम करना, परस्पर सहभागिता जिसको हिंदी में कहते हैं, तनकीदी सोच यानी कि आलोचनात्मक चिंतन और मसले को हल करने में मददगार है, या फिर सीखने वालों के माबैन मुकाबला करने में, कंपैरिजन करने में मददगार है, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट बच्चों को याददाश्त में बेहतर बनाता है। तो जब हम बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं, ग्रुप में किसी काम को करने के लिए कहते हैं, तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, सहभागिता करते हैं, परस्पर सहभागिता यानी कि बाहमी ताउन करते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो आलोचनात्मक चिंतन है वो बढ़ती है, तनकीदी सोच बढ़ती है, और प्रॉब्लम को हल करने में भी बच्चों को मदद मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट बच्चों के बाहमी नशोनुमा में, बाहमी ताउन में, तनकीदी सोच में और मसले को हल करने में मददगार साबित होती है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि एक अच्छा उस्ताद वह है जो, अच्छा उस्ताद कौन है? जो बच्चों को सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगा वही एक अच्छा टीचर माना जाएगा। अगला सवाल कि तशख़ीस का मेयार क्या होना चाहिए? अगर हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका जो मेयार होना चाहिए वो क्या नंबरों की दानिशमंदी से तकसीम होना चाहिए, किसी तालिब इल्म की अहलियत का उमूमी तअस्सुर होना चाहिए, या फिर स्कोर की कलीद, या फिर मार्किंग स्कीम के साथ रहनुमा उसूल। तो अगर हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका जो मेयार होना चाहिए वो किसी भी तालिब इल्म की अहलियत का जो आम तअस्सुर है वो होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। कि बच्चे मुअस्सिर अंदाज में लिखना सीखते हैं। अगर लिखी हुई चीज़ को बच्चे इफ़ेक्टिव तरीके से राइटिंग कैसे सीखेंगे? अगर लिखी हुई चीज़ तलबा को उस्ताद ने इमला बोलकर लिखवाई हो तब, या फिर लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामाना हो तब, या फिर उस्ताद के सियाक व सकाफत से मानवियत रखती हो तब, या फिर अगर लिखी हुई चीज़ बोली हुई आवाज़ और उसकी तहरीरी हैयत के माबैन रब्त हो तब। तो दोस्तों बच्चे जो हैं वो मुअस्सिर अंदाज में तभी लिखना सीख पाएंगे जब लिखी हुई चीज़ लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो, बच्चों के संदर्भ से रिलेट करती हो और मीनिंगफुल हो। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल की तौसीई मुताले बच्चे की कौन सी दिलचस्पियों को फ़रोग देता है? एक्सटेंसिव रीडिंग की बात हो रही है। व्यापक अध्ययन बच्चे में कौन सी रुचि उत्पन्न करता है? गैर मानूस अल्फाज के मानी मालूम करने में, मतन यानी कि पैसेज में मुश्तमिल कवायदी उसूलों में, नज़्म ख़ानी में, या फिर महजूज होने के लिए मतन की क़िराअत में। तो जो तौसीई मुतालिया है, व्यापक अध्ययन है, वो लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, महजूज होने के लिए मतन की क़िराअत में बच्चों की दिलचस्पियों को बढ़ाता है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि उस्ताद बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहिदा करता है और उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है, इसे क्या कहेंगे? बच्चे की ज़िंदगी के कुछ अहम पहलू को ध्यान से टीचर देखता है और उसे बयानिया अंदाज में अगर टीचर रिकॉर्ड करता है तो इसे हम वाक़याती रिकॉर्ड कहेंगे। अगला सवाल आपके सामने यह है कि बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए उनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग देना एक अच्छा अमल है। दर्ज झेल में से कौन लफ्ज़ियात को फ़रोग देने की बेहतरीन हिकमत अमली है? वोकैबुलरी को बढ़ाना बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए, अच्छा रीडर बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम है। तो हम वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं? पहला ऑप्शन है तलबा मुतज़ाद व मुतरादिफ अल्फाज की तवील फ़हरिस्त को याद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है तलबा जब किसी नए लफ्ज़ से साबका पढ़ता है तो वो डिक्शनरी देखते हैं। तलबा मतन में मुश्तमिल अल्फाज को निशानज़द करते हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। चौथा है तलबा नए अल्फाज के मानी के क़ियास के लिए सियाक को बरूए कार लाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट में लफ्ज़ियात को फ़रोग हो तो आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे? तलबा नए अल्फाज जो आए उनके सामने उनकी मीनिंग से रिलेटेड गेस करें, सियाक करें
और संदर्भ को बरूए कार लाना सीखें। इस स्ट्रेटजी के ज़रिए आप बच्चों में वोकेबलरी को, लफ्ज़ियात को बढ़ा सकते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो वो बरूए कार क्या लाते हैं। एक मखसूस मौजू पर छोटी सी नज़्म बच्चों को लिखने के लिए आप कहेंगे तो वो अपनी तख्लीकी सोच को, क्रिएटिव थिंकिंग को, सृजनात्मक चिंतन को वो बरूए कार लाएंगे। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत है। बोलने की एक सक्सेसफुल एक्टिविटी की खुसूसियत क्या बच्चों को गैर मुसावाना शिरकत है या फिर बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी है। बच्चों को सिर्फ हदफ ज़बान, टारगेट लैंग्वेज में बात करने की इजाज़त है या क्लासरूम में मुअस्सिर नज़्म ज़ब्त, अनुशासन करने वालों को बातचीत की इजाज़त है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम में बोलने की कामयाब सरगर्मी बनाएं तो बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत ये होनी चाहिए कि उस सरगर्मी में बच्चों को बातचीत करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल क्या है कि दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत की मश्क के लिए सबसे ज़्यादा मुआविन है। ठीक है, आपको स्पीकिंग स्किल की एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए जो हेल्पफुल एक्टिविटी है वो कौन सी है। पहला है तलबा किसी मौजू पर बाज़ाब्ता छोटी सी पेशकश का नज़्म करें। उस्ताद तलबा को बामकसद इमला लिखवाए। तीसरा ऑप्शन है तलबा फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में पेश करें। चौथा है तलबा अच्छी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। तो बोलने की सरगर्मी की मशक के लिए सबसे ज़्यादा मुआविन जो होगा वो ये होगा कि बच्चों को आप हिंट दीजिए और उसी हिंट पे बेस्ड कहानी को बच्चे अपने अंदाज में खुद से जब बयान करेंगे तो बोलने की सरगर्मी की मश्क सबसे बेहतर तरीके से होगी। यानी कि तलबा को फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में पेश करना, ये जो सरगर्मी है बोलने की महारत की मश्क के लिए सबसे ज़्यादा मददगार है। अगला सवाल है कि वकूफ़ियत पसंद नज़रिया या वकूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बच्चे की ज़बान की आमोजिश मुअस्सिर तरीके से होती है। जब बच्चों में लैंग्वेज लर्निंग इफ़ेक्टिव तरीके से कब होती है वकूफ़ियत पसंदों के मुताबिक। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उस्ताद क्लास को कंट्रोल करता है और बच्चों को बहुत कम मौका देता है। दूसरा, वो बच्चों को कवायद के उसूल याद करने की हौसला अफजाई करता है। तीसरा है बच्चे तख्त स्याह से जवाब साफ साफ नकल करते हैं। चौथा, उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में शिरकत के लिए तलबा की हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों, वकूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बच्चे में लैंग्वेज लर्निंग इफ़ेक्टिवली तभी होगी जब उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर बेस्ड जो काम हैं और सरगर्मी हैं उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करे। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि अच्छा सामे, अच्छा जो श्रोता है, अच्छा जो लिसनर है वो कौन होता है। अल्फाज को अदा करने का तरीका वो सीख सकता है, कार फरमा इरादों को पहचान सकता है, पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। तो अगर आप अच्छे से सुनेंगे तभी सवाल का सही से जवाब दे पाएंगे। तो जो अच्छा सामे होगा वो पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है रोल प्ले को हर ज़बान की क्लास रूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्यों। रोल प्ले ज़बान में कंपलसरी कर देना चाहिए, क्यों। क्या इसलिए क्योंकि ये बच्चों को आज़ादाना गप मारने के काबिल बनाता है। यह क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त अनुशासन बनाने के लिए एक इफ़ेक्टिव तरीका है, या फिर यह बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाता है। यह बच्चों को ज़बान के बारे में मीनिंगफुल कन्वर्सेशन बामानी गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। तो क्लासरूम में
रोल प्ले कंपलसरी इसीलिए होना चाहिए क्योंकि रोल प्ले बच्चों को ज़बान के बारे में बामानी गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। अगला सवाल, जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको हम वाक़याती रिकॉर्ड कहेंगे। ठीक है, कब, कहाँ, किस तरह ख़त्म हुआ उसके बारे में लफ्ज़ी तस्वीर, ठीक है, वर्बली कोई एक्सप्लेनेशन होगा तो उसको हम वाक़याती रिकॉर्ड कहेंगे। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? तो किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना ये मुताले की महारत नहीं है। बाकी लेक्चर के दौरान नोट बनाना मुतालिया में आएगा, पढ़ने के दौरान नोट लेना और तहकीक का खाका तैयार करना ये तीनों मुताले की महारत है, लेकिन प्रोग्राम का एजेंडा बस तहरीर करना ये मुताले की महारत नहीं है। अगला सवाल है कि दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन जो हैं वो हमेशा नसरी इक़्तिबासात, नज़्म, बयानिया और असली तहरीरों को अपनी किताब में क्यों शामिल करते हैं? जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है तो पाठ्य पुस्तक बनाने वाले जो आथर होते हैं, लेखक होते हैं, हमेशा वो नसरी इक़्तिबासात यानी कि प्रोज़ के पैसेज, नज़्म और बयानिया को और असली तहरीरों को, मौलिक जो रचनाएं हैं उनको अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती हैं, इसलिए या दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन उन्हें पसंद करते हैं, अपनी पसंद की वजह से वो डाल देते हैं उसमें, या फिर वो मश्क तैयार करने में माविन होती है, या फिर वो मुताले के लिए मौजू होती है। तो जो मुसन्निफ़ीन होते हैं वो नसरी इक़्तिबासात, नज़्म, बयानिया और असली तहरीरों को अपनी किताब में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं और नेचुरल लैंग्वेज में होती हैं, इसीलिए मुसन्निफ़ीन शामिल करते हैं दरसी किताब में इन सभी चीज़ों को। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप देखिए एक काम है, उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। ये जो काम हो रहा है इसको आप इमला कहेंगे, कवायद का इमला कहेंगे, दोबारा लिखने का काम, या फिर बहामी इमला, तो इसको हम कवायद का इमला कहेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, पहली ज़बान को फ़रोग देने से मुराद क्या है? पहली ज़बान यानी कि मादरी ज़बान। मादरी ज़बान बच्चा कैसे सीखता है? अपने आप सीखता है। तो पहली ज़बान को फ़रोग देने से मुराद है अपने आप सीखना। अगला सवाल और आखिरी सवाल, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ़ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ़ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ़ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारिफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली अख्तियार करता है। ठीक है, एक जमात है उसमें बहुत सारी ज़बानों के बोलने वाले बच्चे हैं और टीचर क्या करता है, डेली बच्चों से कहता है कि अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या करो, ग्रीटिंग करो, सलाम करो, आदाब व तस्लीम करो। तो अगर टीचर ऐसा कर रहा है तो बच्चे रोज़ नए नए अल्फाज से मुतारिफ़ हो रहे हैं। तो ये जो टीचर की हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है, ये क्या अख्तियार करती है? कसीर लिसानियात बतौर माखज़, बहुत सी ज़बानें जानना, तनु बतौर हिकमत अमली, या फिर यक लिसानियत। तो एक क्लास है, बहुत सारी ज़बान के जानने वाले बच्चे हैं और सब अपनी अपनी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह है कसीर लिसानियात बतौर माखज़। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा। सवाल ये है कि दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? लर्नर्स को लैंग्वेज से यूज टू कराने का, इंट्रोड्यूस कराने का बेस्ट मेथड कौन सा नहीं है? पहला है नज़्म और गाने, दूसरा ऑप्शन है मुस्तमिल लफ्ज़ और छोटे जुमले, तीसरा है हरूफ तवज्जी के हरूफ की तदरीस और चौथा ऑप्शन है बोलने और सुनने में शिरकत। तो बच्चों को ज़बान से मुतारिफ़ कराना है, नज़्म और गाने के ज़रिए आप बिल्कुल करा सकते हैं। मुस्तमिल लफ्ज़ और जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनसे भी बच्चों को आप लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और बोलने और सुनने में बच्चों को शरीक करके भी उनको ज़बान से
मुतारिफ कराया जा सकता है। यानी कि ये सभी ऐसे तरीके हैं जो कि मिसाली हैं बच्चों को ज़बान से मुतारिफ कराने का। लेकिन हरूफ तवज्जी के हरूफ की तदरीस यानी कि अल्फ़ाबेट्स की टीचिंग कराना, ये आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अगला सवाल ये कि काव्या ज़बान की उस्ताद है। वो आमोज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के बाद या पहले जोड़े जा सकते हो। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? काव्या बच्चों से कहती है ऐसे अल्फाज ढूंढो जो किसी लफ्ज़ से पहले या फिर बाद में जोड़े जा सकते हैं। जैसे बच्चों ने ढूंढ लिया बे, अब आप इसे इल्म से पहले भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, असर से पहले जोड़ देंगे तो बेअसर हो जाएगा। खौफ से पहले आप जोड़ देंगे तो बेखौफ हो जाएगा। तो काव्या ऐसी एक्टिविटी बच्चों से करा रही है। तो इस एक्टिविटी को, इस हिकमत अमली को, इस स्ट्रेटजी को आप क्या कहेंगे? तरकीब लफ्ज़ी कहेंगे, लफ्ज़ों का हाल कहेंगे, लफ्ज़ों का खेल, या फिर लफ्ज़ बनाना कहेंगे? तो दोस्तों इस तरह से हो रहा है, तरकीब की जा रही है लफ्ज़ों की। ऐसे अल्फाज ढूंढने के लिए कहा जा रहा है जो किसी लफ्ज़ से पहले या फिर आखिर में जोड़े जाएं। तो इसको हम तरकीब लफ्ज़ी कहेंगे। अगला सवाल ये है कि बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना। जब आप बात करते हैं, बोलते हैं, सही वर्ड को आप सही तरतीब और सही प्रोनाउंसिएशन से जब यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलने का तरीका कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल यहाँ पे आपके सामने है। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। उस्ताद क्या करता है? एक पैसेज बनाता है, इक्तिबास में हर 5वां जो वर्ड है उसको छोड़ देता है। ठीक है, हर 5वां वर्ड पैसेज में टीचर छोड़ दे रहा है। इस तरह से एक टीचर सवालनामा बना रहा है। ठीक है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? इक्तिबास को समझने के लिए पढ़ना कहते हैं, फरहंग की जांच करना, खाली जगहों को पुर करना, या फिर क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग खाली जगहों को पुर करना समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। खाली जगहों को पुर करने में क्या होता है? बस एक सेंटेंस होता है, आप उसमें खाली जगह को भर दीजिए। लेकिन जो क्लोज टेस्ट होता है ना, वो पैसेज में एक जगह फिक्स होती है जहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स फिल करने होते हैं। जैसे पैसेज में हर 5वें अक्षर को छोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ के फिल करो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्लोज टेस्ट कहेंगे। अगला सवाल आपके सामने है ये कि कहानी कहने को बतौर तदरियासी आलयकार इस्तेमाल किया जाता है। जब आप स्टोरी टेलिंग को पढ़ाने के एक आला के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप किस लिए करेंगे? सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए, ज़बानों अदब की महारतों को फ़रोग देने के लिए, या फिर क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ज़बानों अदब की महारतों को फ़रोग देने के लिए आप कहानी को बतौर तदरियासी आला यानी कि TLM के तौर पर स्टोरी को आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि सियाक में कवायद से मुराद संदर्भ में व्याकरण से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है मश्क व अमल से, कवायद की आमोजिश यानी कि प्रैक्टिस से, अभ्यास से व्याकरण सीखना, या पहले कवायद के उसूल
फिर उनके अमल की आमोजिश, यानी कि पहले जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको और फिर उनकी प्रैक्टिस करने को सीखना, या सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश, यानी कि जो संदर्भ में देखे या फिर पढ़े जाने वाले वर्ड हैं फितरी ज़बान जो हैं उनकी मिसालों से आमोजिश, या फिर ऐसे साख्तियात अंदाज में ज़बान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। तो सियाक में कवायद से मुराद होता है सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश हो, यानी कि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जब सीखना हो, सियाक में जो ज़बान इस्तेमाल हुई है उसको, तो उसको हम सियाक में कवायद यानी कि संदर्भ में व्याकरण कहेंगे। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल की मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या है? मदर टंग पे बेस्ड जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसमें क्या होता है? सिर्फ मादरी ज़बान सिखाई जाती है, मादरी ज़बान के ज़रिए अधिगम होता है, लर्निंग होती है, या फिर पहले मादरी ज़बान फिर मज़ीद ज़बानों को सिखाया जाता है, यानी पहले मादरी ज़बान और फिर बाकी की ज़बानें, या फिर बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमोजिश की जाती है। तो मादरी ज़बान में पर मबनी कसीर लिसानियात का मतलब होता है पहले मादरी ज़बान पढ़ाई जाए और फिर बाकी ज़बानों को भी सिखाया जाए। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल यह कि स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान मानी जाती है ज़बान सह लिसानी फार्मूला त्रिभाषाई सूत्र मानी जाती है स्कूल की तालीमी पॉलिसी में। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। सवाल कहा यह जा रहा है कि ज़बान की नौइयत के हवाले से कौन सा बयान सही है? भाषा की प्रकृति से संबंधित यहाँ पे 4 कथन है, कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताना है। पहला है हर ज़बान की बनावट गैर तब्दीली होती है, हर भाषा की जो संरचना होती है क्या अपरिवर्तित होती है, या फिर जो भाषाएं हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सिलसिले में फलती फूलती हैं, या फिर कोई ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मदद नहीं करती है, या फिर कोई ज़बान दूसरी ज़बान को मुतासिर नहीं करती है। तो कौन सा बयान सही है आपको ये बताना है। तो पहले जो बयान गलत है उनको हम छांट लेते हैं। पहला बयान है कि ज़बान की बनावट गैर तब्दीली होती है, ये बयान गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो भाषा है वो अपना रूप बदलती रहती है। अगर ये कहा जा रहा है कि इसकी बनावट गैर तब्दीली होती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरे वाले की बात करते हैं, कोई ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मदद नहीं करती, ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो हिंदी आपको मदद करेगी सीखने में संस्कृत को। अगर आप अरबी या फ़ारसी सीखना चाहते हैं तो उर्दू ज़बान आपको अरबी और फ़ारसी सीखने में मदद करेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी ज़बानें हैं वो किसी एक ज़बान को सीखने में मदद करती हैं और ज़बानें एक दूसरे को मुतासिर भी करती हैं, जबकि चौथे वाले कथन में कहा जा रहा है कि मुतासिर नहीं करती हैं, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही कौन सा है? दूसरा वाला स्टेटमेंट की ज़बानें एक दूसरे के सिलसिले में पनपती हैं, एक दूसरे के सानिध्य में एक दूसरे के साथ ज़बान फलती फूलती हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही है। अगला सवाल यह है कि जूनियर सतह पर ज़बान की तालीम का मकसद ये है। अगर मैं उच्च प्राथमिक स्तर की बात करूं तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तहरीरी मवाद की अपनी तफहीम को बढ़ाना, यानी कि जो लिखित सामग्री है उसकी समझ को बढ़ाना, या फिर नए मुसन्निफीन के नाम जानना, नए लेखकों के नाम को जानना, या फिर मुख्तलिफ अदीबों की ज़िंदगी का तारुफ हासिल करना, जो विभिन्न प्रकार के लेखक हैं उनके बारे में जानना, या फिर ज़बान के कवायद हिफ्ज़ करना, भाषा का जो व्याकरण है उसे याद करना। क्या तालीम का मकसद है जूनियर सतह पर? आपको ये बताना है। तो ज़बान की तालीम का मकसद जूनियर सतह पर तहरीरी मवाद की अपनी तफहीम को बढ़ाना है, यानी कि जो कुछ लिखा है
उसको अच्छे से समझ लेना, ये मकसद है जूनियर सतह पर ज़बान की तालीम का। अगला सवाल है कि आप किस सूरत में कहेंगे कि पढ़ना हो रहा है। पढ़ना कब होता है? क्या जब तलबा तेज़ रफ्तार से पढ़े और बगैर फंसे अल्फाज के तलफ़ुज़ अदा करे, क्या ये पढ़ना है? या फिर पढ़ते वक्त रमूज़ो औकाफ का जहाँ पे ठहरना है वहाँ पे ठहरे, यानी कि विराम चिन्हों का अगर ध्यान रखते हुए बच्चा पढ़ रहा है तो क्या ये पढ़ना कहलाएगा? या फिर पढ़ते हुए मानी को समझने का अहल अगर बच्चा है तो क्या ये पढ़ना कहलाएगा? या फिर हर लफ्ज़ का सही तौर पर प्रोनाउंसिएशन करे, उच्चारण करे, तब पढ़ना होगा। तो पढ़ना किसे कहते? तो दोस्तों पढ़ना सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना नहीं होता है, लफ्ज़ों की अदायगी को पढ़ना नहीं कहते हैं। या फिर तेज़ तेज़ पढ़ना, सिर्फ उच्चारण कर देना, ये पढ़ना नहीं होता है। बल्कि पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग को भी समझें। तो पढ़ते हुए मानी को समझने के अगर आप अहल हैं तो आपका पढ़ना हो रहा है। अगला सवाल कि प्राइमरी सतह पर बच्चे किस तरह की नज़में ज़्यादा पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे कैसी नज़में पसंद करेंगे? जो सनसनी पैदा करती हैं, जो रोमांच पैदा करती हैं वो, या फिर जो ज़िंदगी की हकीकतों का तारुफ करवाती हैं, या फिर जो नए अल्फाज मुतारिफ करवाती हैं, नए नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराती हैं, या फिर जो किसी भी किस्म की सीख देती हैं। अब देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है वो बहुत लो होता है, तो वो ज़िंदगी की हकीकतों का तारुफ करवाने वाली नज़में उसको ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी, और नए नए वर्ड जब आएंगे तो उसको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए नए नए अल्फाज जो नज़में मुतारिफ कराती हैं वो भी आपको प्राइमरी सतह पर आपके बच्चों को पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, अब बच्चा ए और डी। तो ए और डी में जो सही जवाब है वो पहला वाला है, यानी कि ए है। जो नज़में रोमांच पैदा करती हैं, ठीक है, सनसनी पैदा करती हैं, सस्पेंस पैदा करती हैं, वो नज़में प्राथमिक स्तर पर बच्चे पसंद करते हैं। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि तलबा की तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे ज़्यादा बाअसर सरगर्मी कौन सी? आप चाहते हैं कि बच्चे के लेखन कौशल का, राइटिंग स्किल का आप आकलन करें, असेसमेंट करें, तो कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी? पहला है मतन को देखना और सवालात के जवाब लिखना, यानी कि पैसेज को देखकर क्वेश्चन के आंसर करना। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि असातिज़ा से कहा जा रहा है कि पैराग्राफ लिखा जाए, या फिर असातिज़ा के ज़रिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए मजमून को नोट करना, या फिर तलबा से अपना तजर्बा डायरी में लिखने के लिए कहना। जब आप चेक करना चाहेंगे बच्चों की तहरीरी सलाहियतों को, तो आप चेक करेंगे बच्चे का जो मूल रचना है, बच्चे की जो मौलिकता है वो निकल के सामने आ रही है कि नहीं, खुद से अपने विचारों को, अपने तजर्बात को लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर बच्चा खुद से अपने तजर्बात को लिख रहा है तब आप उसकी तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि आप तलबा से अपना तजर्बा डायरी में लिखने के लिए कहकर इस स्ट्रेटजी से, इस सरगर्मी से बच्चे की तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला सवाल कि ज़बान के हुसूल का मतलब क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन का मतलब आपको बताना है। किसी भी ज़बान की रस्मुल ख़त, यानी कि स्क्रिप्ट का, लिपि का इल्म, या फिर किसी भी ज़बान की हुरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट, वर्णमाला का ज्ञान, या फिर आसानी से माहौल में मौजूद ज़बान को कबूल करने की सलाहियत, या किसी भी ज़बान के ग्रामर की तफ़हीम। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना, वो वातावरण में मौजूद जो लैंग्वेज है उसको आप बिना किसी एफर्ट के अगर कबूल कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो वही होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन। तो आसानी से माहौल में मौजूद ज़बान को कबूल करने की सलाहियत ज़बान की हुसूल याबी कहलाती है। अगला सवाल यह है कि 7 साला दुआ के पड़ोसी बच्चे
जो उसके मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं उनके साथ खेलने कूदने से। एक बच्ची है जिसका नाम है दुआ, उसके पड़ोसी दुआ की मादरी ज़बान नहीं बोलते हैं, बल्कि दुआ जो ज़बान बोल रही है उससे दूसरी ज़बान बोलते हैं और दुआ उनके साथ खेल रही है। तो इससे क्या होगा? क्या दुआ को मुआसलात में, कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में दिक्कत होगी, या फिर दुआ की जो लिसानी तरक्की है, जो उसका भाषाई विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसमें दिक्कत और दुश्वारी होगी, या फिर दुआ की जो लिसानी तरक्की है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो रिच होगी, खुशहाल होगी, समृद्ध होगी, या फिर दुआ बोलने में हिचकिचाहट महसूस करेगी। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी ज़बान की तालीम हो रही हो या फिर ज़बान से रिलेटेड क्वेश्चन हो और उसमें एक से ज़्यादा ज़बानों का जिक्र हो, तो हमेशा याद रखिए जो कसीर लिसानियात होती है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, वो एज ए रिसोर्स काम करता है, एज ए प्रॉब्लम काम नहीं करता। ठीक है, बहुभाषिकता संसाधन के रूप में काम करती है। यहाँ दुआ के साथ क्या हो रहा है, उसकी अपनी भाषा है, बच्चों की जो उसके साथ खेलते हैं उनकी दूसरी भाषा है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भाषाएं हो गई, तो एक से ज़्यादा भाषाएं हमें एज ए रिसोर्स काम करेंगी। ठीक है, वसीले के रूप में काम करेंगी, यानी कि दुआ की भाषा और पड़ोसियों की भाषा अलग होने से दुआ की जो लिसानी तरक्की है वो खुशहाल होगी, उसका भाषाई विकास अच्छा होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट रिच होगा। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि ज़बान की तालीम में दरसी किताब का बुनियादी किरदार क्या है? भाषा की कक्षा की बात करें या फिर भाषा शिक्षण की बात करें, तो उसमें जो हम लोग पाठ्य पुस्तकें प्रयोग करते हैं उसका रोल हमें बताना है। क्या यह ज़बान की मुख्तलिफ जिहत पेश करता है, या फिर यह ग्रामेटिकल कवायद के बारे में मालूमात फराहम करता है? इससे तशख़ीस और जांच यानी कि आकलन और मूल्यांकन के लिए बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, या फिर यह मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुहैया करता है। तो ज़बान की तालीम में, भाषा शिक्षण में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, वो ज़बान की मुख्तलिफ जिहत पेश करती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि तलबा को ग्रामर के उसूलों के बारे में समझने देने के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को लैंग्वेज के जो उसूल हैं, ग्रामर के जो उसूल हैं उनको समझने दें, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ग्रामर की किताबें पढ़ना ज़रूरी है, या फिर ग्रामेटिकल तारीफ़ें हिफ्ज़ करना, या फिर ब्लैक बोर्ड पर कवायद लिखें और उसकी वजाहत करें, या फिर तलबा को लिखने, पढ़ने और सुनने का ज़्यादा मौका दें। जब आप बच्चों को लिखने, पढ़ने, बोलने का ज़्यादा मौका देंगे, तभी तलबा ग्रामर के उसूलों को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये है, तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। क्यों हम अदब को बच्चों के ज़बान की क्लास में शामिल करते हैं? कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत नहीं फराहम करती, ज़बान के मुस्नद रंगारंगी को पेश किया जाता है, अदब के कदीम तर्ज के असालिफ या फिर मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो ज़बान की कक्षा में अगर लिटरेचर को शामिल किया जा रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़बान की जो मुस्तनद रंगारंगी है उसको छात्रों के सामने पेश करें। अगला सवाल है कि मुअस्सिर अंदाज से दूसरों के साथ इज़हार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश ज़हानत है। अगर आप एक दूसरे से अच्छे से विचारों का आदान प्रदान करते हुए समझ रहे हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप बाहमी राबता कहेंगे। अगला सवाल यह है कि तलबा को दुनिया से मोहब्बत करने और पुरअमन मुस्तकबिल के तस्वुर को फ़रोग़ देने और एक दूसरे का ख्याल रखने की तरगीब देना कौन सी तालीम कहलाती है? बच्चों को मोहब्बत और पुरअमन तालीम देना, ये आपकी तालीम जो कहलाती है वो अदबी तालीम कहलाती है। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है, एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों के सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है। एज ए प्राइमरी टीचर आप सोचिए, आप बच्चों में लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप करेंगे? ख़ास सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर जो सुनने की जो
खास एक्टिविटी है उसको दैनिक जीवन से जोड़कर आप सुनने की महारतों की नशोनुमा करेंगे, या फिर तलबा से इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली पढ़ते हुए पूछेंगे कि उन्होंने जो सुना उसे बताएं, या फिर तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेंगी, या फिर वो तलबा को बार बार याद दिलाएंगी कि वो क्या सुन रहे हैं उस पर गौर करें। सुनने की महारत को बढ़ाना है तो आप क्या कीजिए, जो लिसनिंग स्किल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। सुनने की जो सरगर्मियाँ हैं उसको रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर आप बच्चों की सुनने की महारतों की नशोनुमा कर सकते हैं। बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। अभी मैंने बताया बच्चे में ज़बान सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये कथन किसका है? चौमस्की का है। अगला सवाल यह कि बच्चों की नशोनुमा के लिए वाइगोस्की ने किस पहलू को अहम करार दिया है? तो वाइगोस्की ने क्या कहा है कि बच्चे जो हैं वो भाषा को सीखते हैं तो समाज के प्रति अंतःक्रिया करके सीखते हैं, और समाज के प्रति बच्चे अंतःक्रिया कैसे करेंगे? जब ज़बान होगी तब। यानी कि मुआशरा और ज़बान दोनों अहम है वाइगोस्की के अनुसार। यानी कि हम 1 और 2 दोनों पे चले जाएंगे और तीसरा वाला ऑप्शन हम सही मानेंगे, है कि नहीं? देखिए वाइगोस्की ने जो कहा था कि बच्चों में विकास के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक जो होता है हिंदी में लिखने कोई दिक्कत नहीं है ना, समाज, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया था संस्कृति, और तीसरा इन्होंने बताया था भाषा, ठीक है। तो आप देखिए भाषा और समाज आपका ऑप्शन में है, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों है, तो इसलिए आप तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़बान की तदरीस का मकसद है, ज़बान की जो टीचिंग है उसका जो मेन एम है क्या है? कारी के ख्यालात को समझने की सलाहियत पैदा करना, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसके ख्यालात को समझने की सलाहियत पैदा करना, क्या यही ज़बान की तदरीस है? या फिर सिर्फ पढ़ने की महारत की नशोनुमा करना, या फिर दरसी किताब के अलावा किताबों को पढ़ने की सलाहियत की नशोनुमा करना? तो दोस्तों जो ज़बान की तदरीस है उसका मकसद है कि आप कारी के ख्यालात को समझने की सलाहियत की नशोनुमा भी करें, और सिर्फ आप दरसी किताब को ही ना पढ़ें बल्कि क्या करें, आप दूसरी किताबों को पढ़ने की भी सलाहियत बच्चे को दें। यानी कि 1 और 3 जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि ज़बान की तदरीस के उसूल ख़ास तौर पर डैश पर मबनी होती हैं। किस पर मबनी होते हैं ज़बान की तदरीस के उसूल? दोस्तों जब हम लोग ज़बान में कोई भी शिक्षण सिद्धांत अपनाएंगे तो हम क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि ये सिद्धांत बच्चों के ज़हनी सतह, उम्र और उन्वान से रिलेटेड है कि नहीं है। यानी कि बच्चों के मानसिक स्तर को देखेंगे, ठीक है, उसकी आयु कितनी है, और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा जो शिक्षण सिद्धांत है वो है कि नहीं है। इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि ज़बान की तदरीस को उसूल में ख़ास तौर पर बच्चों की ज़हनी सतह, उम्र और उन्वान पर निर्भर होना चाहिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि इब्तदाई सतह पर ज़बान सिखाने का अहम मकसद है। एलिमेंट्री लेवल में लैंग्वेज को सिखाने का जो मेन एम है वो क्या है? क्या मुहावरे वो ज़रबुल अमसाल की जानकारी हासिल करना है, या फिर कहानी और नज़्म को दोहराने की सलाहियत बढ़ाना है, या फिर तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ने की सलाहियत, या फिर अपनी ज़बान को दूसरों के सामने पेश करने की सलाहियत? जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग इब्तदाई सतह पर लैंग्वेज को सिखाते हैं तो उसका मकसद क्या है? यही तो मकसद है कि अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रत्यक्ष कर सकें, दूसरों के सामने अपने विचारों को पेश कर सकें, ठीक है, अभिव्यक्त कर सके। यही तो है ज़बान सीखने का अहम मकसद एलिमेंट्री लेवल पे। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि ज़बान की तदरीस है। ज़बान की तदरीस क्या है? क्या ये जानना कि बच्चे ज़बान कैसे सीखता है ये, या फिर ये जानना कि बच्चे को ज़बान कैसे सिखाई जाए, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो ज़बान की तदरीस होती है उसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि बच्चा ज़बान कैसे सीखता है, और हम ये भी जानते की कोशिश करते हैं कि बच्चे को ज़बान कैसे सिखाई जाए।
तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मेंटली रूप से थक चुका हूँ, अगर एक दो अल्फाज इधर के उधर बोल दूँ तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है कि ज़बान की तदरीस ज़रूरी है, जो लैंग्वेज की टीचिंग है वो ज़रूरी है क्या फ़नी महारत से रोशनास कराने के लिए, या फिर बच्चों की कुव्वत तख़य्युल यानी कि जो इमेजिनेशन पावर है, जो कल्पना शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर बच्चों में तख्लीकी सलाहियत को लाने के लिए, या फिर ऊपर के सभी। तो दोस्तों जो ज़बान की तदरीस है वो फ़नी महारत से रोशनास कराने के लिए भी ज़रूरी है, बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है, और बच्चों में सृजनात्मकता लाने के लिए यानी कि तख्लीकी सलाहियत को लाने के लिए भी ज़रूरी है, यानी कि ऊपर के जो सभी। चौथा वाला ऑप्शन है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि ज़बान की तदरीस ज़रूरी है, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि ज़बान की तदरीस में कवायद पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उसूल है। जब हम लोग लैंग्वेज की टीचिंग कराते हैं तो उसमें हम लोग ग्रामर को पढ़ाने के लिए कौन सा उसूल, कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं? क्या वो दोहराने का उसूल है यानी कि रूल ऑफ रिपीटेशन है, या फिर तकलीद का जो उसूल है यानी कि अनुकरण का सिद्धांत है, या फिर इस्तिक़राई वो इस्तिखराजी तरीका है? जी हाँ दोस्तों, यही उसूल है जिसके ज़रिए हम लोग बच्चों को कवायद पढ़ाते हैं। इस्तिक़राई और इस्तिखराजी तरीका क्या होता है इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जब हम लोग पहले एग्ज़ाम्पल देते हैं, फिर उन एग्ज़ाम्पल की मदद से रूल बना देते हैं, तो वो आपका कहलाता है इस्तिक़राई तरीका। और इस्तिखराजी तरीका में जब हम लोग पहले ही बच्चों के सामने रूल रख देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्पल की मदद से उस रूल को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, तब हमारा कहलाता है इस्तिखराजी तरीका। इसको अंग्रेज़ी में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, हिंदी में आगमन और निगमन विधि कहते हैं, और इसी विधि के ज़रिए हमें ग्रामर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये है कि अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है और वह आपकी ज़बान सीखनी आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं? कोई भी बच्ची है जो कि हिंदी की तालिब इल्म है और आइए उर्दू सीखने, और उर्दू सीखने में उससे गलतियां हो रही हैं, तो आप एज ए टीचर कौन सा तरीका सही मानेंगे? पहला तरीका है कि नई ज़बान सीखने के दौरान उसके मादरी ज़बान के इस्तेमाल की छूट नहीं देना चाहिए, या फिर उसे इसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए, या फिर उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए, या फिर उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन की बात करूँ तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। जो सही ऑप्शन है एक ऐसी लड़की के लिए जो कि हिंदी की जानकार है और आई है उर्दू सीखने, तो उसके लिए जो सही तरीका है वो ये है कि उसे उर्दू ज़बान सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल क्या है कि ये है कि मिंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है? किन उद्देश्यों के लिए लैंग्वेज की टीचिंग इम्पोर्टेंट और अनिवार्य नहीं है? पहला है ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, दूसरा है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए, तीसरा है ज़बान समझकर सीखना, चौथा है कि अंदरूनी आवाज़ को सीखने और बोलने के लिए। तो दोस्तों किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है? तो ज़बान समझकर सीखना, इसके लिए लैंग्वेज सीखना ज़रूरी नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? 4 मजमून है जिससे हम लोग सवालों का इम्तिहान लेंगे। पहला कि ये पूरे निसाब की तकमील कर सकता है, दूसरा है कि यह तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं, तीसरा है कि यह तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करने वाले में मुफीद है, चौथा है कि तलबा चंद सवालों के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इन चारों मज़ामीन में कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो है
दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगला सवाल क्या है, यह है कि बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरी है। क्या खुशखत ज़रूरी है, या फिर हकीकी ख्यालात ज़रूरी है, या फिर अलामाती ज़बान का इस्तेमाल, या फिर ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल। तो दोस्तों बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल। तो चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये है कि ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। देखिए आप थक चुका हूँ इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। क्या शुरू किया जाना चाहिए? क्या वो ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना, या फिर दुरुस्त ज़ख़ीरे अल्फाज, या फिर प्रोजेक्ट अमल, या फिर सही तलफ़्फ़ुज़। तो ज़बान की अगर मैं जामे और मुसलसल तशख़ीस की बात करूं, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन की बात करूं, तो उसके लिए ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल कि हेमा लिसानी तरीक़ेकार यानी कि बहुत सारी जिसमें जिसमें बहुत सारी ज़बानों का इस्तेमाल होता है। मल्टी लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, मल्टी लैंग्वेज जो मेथड है उससे क्या होता है? क्या ज़बान सीखने में मुश्किल पैदा होती है, या फिर तदरीसी ज़बान में पोशीदा है, या फिर ज़बान वो वसाइल के लिए नुकसानदह साबित है, या फिर ज़बान सीखने में अहमियत का हामिल है। तो हेमा लिसानी तरीका यानी कि मल्टीलिंगुअल जो मेथड होता है वो ज़बान सिखाने में एक अहमियत का हामिल है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी, लैंग्वेज अपने प्रारंभिक काल में कैसी थी? क्या मुँह ज़ुबानी थी, या फिर इशाराती थी, कवायदी थी, या फिर तहरीरी थी? तो इब्तिदा में जो ज़बान की शक्ल थी वो इशाराती ज़बान थी। अगला सवाल ये कि ज़बान सीखने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवाल मुफीद होते हैं? तो ज़बान सीखने में आम तौर पर जो सवाल मुफीद होते हैं वो मुख्तसर जवाबात वाले सवाल होते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि तहरीर के उसूलों में शामिल है, तहरीर के उसूलों में क्या शामिल है? क्या बहुत ज़ख़ीरे अल्फाज का होना, या फिर कहानी का मजमून होना, या फिर तख़य्युल का होना, या फिर दुरुस्त अदायगी? तो तहरीर के उसूल में जो शामिल है वो क्या है? बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज का होना शामिल है। मेरे लिहाज से तो यही सही जवाब है। बाकी आप तख़य्युल का होना भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो पहला वाला ऑप्शन है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 149 के बारे में। अगला सवाल ये है कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में मुफीद तरीका कौन सा? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में जो कि प्राइमरी लेवल के हैं सुनने की महारत को बढ़ावा दें, तो कौन सा तरीका अपनाएंगे? दोस्तों सुनने की महारत को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आप कैरेक्टर के ज़रिए रोल प्ले करवाइए, ठीक है, रोल प्ले करवाइए, लेकिन रोल प्ले में आप खबर नहीं पढ़वाइए, बल्कि क्या करिए, बातचीत करवाइए। यानी कि किरदार के ज़रिए जब आप बातचीत कराएंगे तो इससे बोलने की जो महारत है उसमें विकास होगा। ज़बान बुनियादी तौर पर होती है, कैसी होती है? ज़बान जो है वो ख़यालात व जज्बात के इजहार का ज़रिया है। ज़बान को हम नकल करके सीखते हैं। ये सभी बातें आपको ज़बान से मुताल्लिक़ याद रखनी है। और ज़बान बुनियादी तौर पर होती कैसी है? तो शुरुआत से ही अगर हम ज़बान की बात करें तो ज़बान मौखिक रूप से वर्बली इस्तेमाल में आई, वजूद में आई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज़बान बुनियादी तौर पर ज़बानी होती है, मौखिक यानी कि वर्बली होती है। अगला सवाल, उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं, इससे उर्दू की किस खुसूसियत का इल्म होता है? आपने देखा होगा
कि हमारी ज़बान उर्दू में संस्कृत के शब्द भी आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं। अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बानों के अल्फाज को भी हम आसानी से इस ज़बान में इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि उर्दू ज़बान सभी दूसरी ज़बानों के अल्फाज को भी अपने अंदर आसानी से समो लेती है। तो इससे उर्दू की किस खुसूसियत का इल्म हो रहा है? जल्द कबूलियत का, रब्ते कलाम, मतन का, शक्लियात का, या फिर गैर लचीलापन का। तो उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों के अल्फाज घुल मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़बान की खुसूसियत ये है कि ये दूसरी ज़बानों के अल्फाज को आसानी से कबूल कर लेती है। तो यहाँ पे हमारा जो जल्द कबूलियत है, ये उर्दू की खुसूसियत का इल्म हमें होता है जब हम दूसरी ज़बानों के अल्फाज को आसानी से अपनी ज़बान में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, ज़बान की तहसील, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? क्या ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्जिया करना, यानी कि ग्रामर को समझने के लिए जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं आप उनको रिमेंबर कर लीजिए और उनका एनालिसिस कर लीजिए। क्या यही लैंग्वेज एक्विजिशन है, या फिर इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी यानी कि नेशनल और जो अदर लैंग्वेजेस हैं, दूसरी ज़बानें, उनको समझने का अमल, ये है ज़बान की तहसील? या फिर ज़बान की तहसील एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल यानी कि एटमॉस्फियर पैदा करती है? या फिर ज़बान की तहसील ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरा का इस्तेमाल करती है, यानी कि वोकैबलरी का इस्तेमाल करती है और उनको याद करना इसमें शामिल है। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, भाषा अर्जन होता है, वो इंसान के दिमाग की जो ज़ाती सलाहियत है उसकी वजह से किसी भी ज़बान को समझने का अमल कहलाता है। तो ज़बान की तहसील हमारी अपनी सलाहियत की वजह से, चाहे हम अपनी कौमी ज़बान सीखें या फिर दूसरी ज़बानों को समझ लें, इसी अमल को ज़बान की तहसील, लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर भाषा अर्जन कहा जाता है। अगला सवाल यह कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल, जब आप दूसरे सब्जेक्ट की लर्निंग बच्चों को करा रहे हैं, जैसे आप बच्चे को हिंदी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को मैथ्स, साइंस या फिर अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, और आप उसमें बच्चे की जो मादरी ज़बान है, जो मदर टंग है, उसकी मातृभाषा है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? क्या बेहतर आमोजिश में यानी कि इफ़ेक्टिव लर्निंग में ये हेल्पफुल होगी, या फिर दूसरी ज़बानों और मज़ामीन की आमोजिश में रुकावट का काम करेगी, या फिर दूसरी ज़बानों की आमोजिश में मुखल यानी कि खलल डालेगी, या फिर अंग्रेज़ी ज़बान में इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए? तो जब कभी भी मादरी ज़बान की बात आए तो मादरी ज़बान एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल होती है किसी भी दूसरे मज़ामीन या फिर किसी भी दूसरी ज़बान को सीखने के लिए। मादरी ज़बान एक बहुत ही अच्छा आला और ज़रिया मानी जाती है, एक वसीला होती है मादरी ज़बान, क्योंकि मादरी ज़बान का जब आप इस्तेमाल क्लासरूम में करते हैं, टीचिंग लर्निंग में करते हैं, तो इससे फितरीपन आता है, स्वाभाविकता आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमें अदर सब्जेक्ट की लर्निंग करानी है और हम उसमें बच्चे की जो मदर टंग है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो इससे जो लर्निंग है वो अच्छी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेहतर आमोजिश में मादरी ज़बान मुआविन होगी। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपनी माफ़ी ज़मीर की अदायगी यानी कि अपने आप को दूसरों के सामने पेश कर सके पूरी तौर पर, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तालिब इल्म को अपनी मादरी ज़बान में बात करने के लिए कहना चाहिए। सही बात है, मादरी ज़बान में बातचीत करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन बाकी ऑप्शन पे भी हम लोग गौर करते हैं। दूसरा ऑप्शन है तालिब इल्म को बातचीत करने के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल देना चाहिए, यानी कि रियल लाइफ जैसा एटमॉस्फियर देना चाहिए।
या फिर तालिब इल्म से कवायद की मश्क कराई जाए, या फिर तालिब इल्म से अंग्रेज़ी ज़बान में बातचीत करने के लिए कहा जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी यानी कि अपने आप के बारे में दूसरों के समक्ष आसानी से पूरी तरह से पेश कर सके, तो आप तालिब इल्म को बातचीत करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए और क्या कीजिए, हकीकी ज़िंदगी जैसा रियल लाइफ जैसा उसको एटमॉस्फियर दीजिए। तो इसलिए तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल देने से तालिब इल्म अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी पूरी तरह से कर सकेगा। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, दर्ज खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक हैं सिवाय, यानी कि यहाँ पे 4 खूबियाँ हैं, इसमें से एक कोऑपरेटिव लर्निंग से मुताल्लिक नहीं है। कौन नहीं है उसी के बारे में पता लगाना है। पहला है क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए देना। बिल्कुल सही बात है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक है। एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, क्या ये कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए मुनासिब है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। बिना किसी आवाज़ का बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन निज़ाम और बहुत ही ज़्यादा अनुशासन वाला जो क्लास होता है वो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए अच्छा नहीं होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका देना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग तभी बेहतर होगी जब बच्चे एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, बातचीत करेंगे। तीसरे ऑप्शन पे भी गौर कर लेते हैं, टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल यानी कि उसके जगह पे किसी और को रखा जाए। ऐसा क्लासरूम जिसमें टीचर मरकूज़ ना हो, यानी कि जो सेंटर्ड ना हो, टीचर सेंटर्ड ना हो। तो जो क्लासरूम टीचर सेंटर्ड ना होगा वो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए बहुत ही मुनासिब होगा। और साथ ही साथ हम जमातियों के साथ मिलकर काम करना और उन तलबा को तरगीब देना जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं, ये माहौल भी आपका कोऑपरेटिव लर्निंग से मुताल्लिक मुनासिब है। तो कौन सा मुनासिब नहीं है? एक ऐसा बे आवाज़ बे हरकत और बहुत करीने वाला क्लास जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन में रहे, तो ये क्लासरूम कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक नहीं है। तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, बच्चे जब पहली बार स्कूल आते हैं तो उस वक्त अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं, इससे मालूम होता है। 5 या 6 साल का बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है तो अपनी मदर टंग को आसानी से यूज़ कर लेता है। वो अपनी मादरी ज़बान में मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क करता है, बड़े छोटों का भी फ़र्क करता है, और वो क्या करता है, वाहिद जमा का भी फ़र्क करता है। ये हम देखते हैं 5 या 6 साल के बच्चे। तो जब बच्चा अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोल लेता है तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि किस तरह हम बच्चे को पढ़ाएं और लिखाएं, या फिर उस ज़बान की और चीज़ों को सीखने की उसे कोई ज़रूरत नहीं, या फिर कम अज़ कम एक ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं, या फिर एक ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। तो जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है और वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोल लेता है तो इससे ये पता चल रहा है कि बच्चा कम से कम अपनी मादरी ज़बान और उसके कवायद को तो जानता है। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला, यानी कि नॉलेज को क्रिएट करने वाला, ज्ञान को सृजन करने वाला समझा जाता है। अगर मैं पियाजे की बात करूं तो पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? पियाजे ने बच्चों को यही कहा है ना, नन्हा वैज्ञानिक यानी कि लिटिल साइंटिस्ट का है। तो उसके लिहाज से भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए कि आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है, ज़बान की क्लासरूम में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? आप कैसे बच्चों को खुद से तश्कील करने वाला बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं? ऑप्शन है, उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे से अपने जवाबी तअस्सुरात से आगाह करें। यानी कि बच्चे जो अकेले किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उसको उसकी निगरानी में
टीचर रहे और अपने जवाबों को बार बार उसे बताए, अपने जवाबी तअसुरात से उसे आगाह करे। या फिर तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करने पे आमादा किया जाए कि बच्चे आपको अंग्रेज़ी सिखाई जा रही है, आप अंग्रेज़ी ज़बान का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया कीजिए। या फिर तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमूज़ी मवाद यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल दस्तयाब कराई जाएँ। या फिर इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लासरूम में इस अमल को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर तलबा को सीखने के अमल में बाहमी माविन और शिरकत करने का, यानी कि बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का और एक दूसरे से बातचीत करने का मौका देना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन सही है।